प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, भूगोल की सीरीज़ में हम भूगोल स्पेशल में महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ रहे थे और लास्ट हमने सोलर सिस्टम सौर परिवार का अध्ययन किया। उसमें हमने विभिन्न प्रकार से जो ग्रह हमारे हैं उन पर हमने चर्चा की। 8 ग्रहों पे हमारी चर्चा हो चुकी है और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी और इसके परिमंडल की चर्चा करने जा रहे हैं। पृथ्वी क्या है, किस तरह से इसका निर्माण हुआ है, इसकी चर्चा हम मेरे 11वीं क्लास की जो एक ग्रुप है प्लेलिस्ट में, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। वहाँ आपको इसको स्पष्ट व्याख्या मिल जाएगी। यहाँ हम कुछ सामान्य जानकारी की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न और जानकारी मैं साझा करता हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वे इतनी विशाल है कि इसके विषय में अभी तक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा और आकार के अनुसार पृथ्वी सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है। देखिए, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी, यदि हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बात करें कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर है या कौन से स्थान पर है, तो तीसरा स्थान आता है। और यदि आकार के अनुसार बात करें तो पृथ्वी का सौर परिवार में ये 5वां बड़ा ग्रह है। तो अक्सर इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसका भी ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, ये अन्य ग्रहों की तरह संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। तो शुक्र को पृथ्वी का कौन सा ग्रह, जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। पृथ्वी की उपग्रहों से ली गई तस्वीर में ये गोलाकार दिखाई देती है। जब हम पृथ्वी के जो जितने भी उपग्रह हैं उससे यदि हम सैटेलाइट के माध्यम से, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के माध्यम से जब पृथ्वी की तस्वीर लेते हैं तो वो लगभग गोल दिखाई देती है। पृथ्वी के मापन से पता चलता है कि ये दोनों ध्रुवों पर कुछ दबी हुई है तथा विषुवत वृत्त पर कुछ उभरी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी का यदि आप आकार देखते हैं तो पृथ्वी के आकार में आप क्या देखते हैं कि पृथ्वी वास्तविक रूप में इस तरह से आपको वृत्तनुमा गोल नहीं दिखाई देती, बल्कि इसका ये जो भाग है, ठीक है दोस्तों, इसका ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये भाग चपटा है। ये भाग कैसा है? चपटा। और जबकि इस वाले भाग में और अत्यधिक उभार है, यानी इसका मतलब हमारी पृथ्वी का आकार कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ वाला भाग उभार अधिक है, जबकि ये दोनों भाग कैसे हैं? चपटे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी एक अनोखा ग्रह आ गया है। तो पृथ्वी पर जीवन होने के कारण इसे हमने जीवंत ग्रह कहा गया। सूर्य के निकटवर्ती ग्रह अधिक गर्म है और दूर स्थित ग्रह अधिक ठंडे हैं, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी का औसत अनुमान तापमान जो हम देखें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो जीवन के लिए आदर्श होता है। यहाँ तापमान वायुमंडल के कारण बना रहता है। तो आपसे कोई पूछे कि तापमान किसके कारण बना रहता है, तो वायुमंडल के कारण बना रहता है। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक या परिमंडल आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे परिमंडल क्या होता है। पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिस पर हम रहते हैं उसे स्थल मंडल या भूमंडल कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी की ठोस परत जो होती है, जहाँ पर हमारा जीवन यापन होता है, हम उसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल या भूमंडल कहते हैं। स्थल मंडल पर मिट्टी पाई जाती है जिससे किसी न किसी रूप में सभी जीवों का भोजन प्राप्त होता है। स्थल मंडल से ही विभिन्न प्रकार के खनिज हमें मिलते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, स्थल मंडल पे हमें मृदा भी पाई जाती है ना, मिट्टी भी पाई जाती है जिसके माध्यम से हम हमारा भोजन तैयार करते हैं, और हमें खनिज भी प्राप्त होते हैं जिसे जीवन निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।
पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है जो वायुमंडल कहा जाता है। तो चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर कैसा है, गैसों का आवरण है, और गैसों का आवरण जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें हैं। तो मुख्य रूप से कौन सी गैस, ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है जीवन यापन करने के लिए, उतनी ही नाइट्रोजन भी इम्पोर्टेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पेड़ पौधों के लिए, वनस्पतियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है जिसे सभी जीव श्वसन क्रिया में लेते हैं। जल जो जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व है, पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग पर जल पाया जाता है। तो लगभग 71% भूभाग पर जल पाया जाता है, और यदि इसका 100% निकालें तो लगभग 3% जल जो है वो लगभग पीने योग्य माना जाता है। बाकी 97% जो जल है वो किस रूप में है, वो खारे रूप में हमें जल मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं, जलमंडल। तो देखिए 3 प्रकार के मंडल हो गए, महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है। 3 प्रकार के मंडल हो गए, और 3 प्रकार के मंडल कौन कौन से हो गए, एक हो गया स्थल मंडल, ठीक है, एक हो गया वायुमंडल, ठीक है, और एक कौन सा हो गया, जलमंडल। तो 3 प्रकार के मंडल हो गए दोस्तों। नंबर 1 स्थल मंडल, इस पर मिट्टी खनिज पाई जाती है। वायुमंडल में गैसों का आवरण है, और जलमंडल में जल का विस्तार और जीव जंतु का विस्तार पाया जाता है। पृथ्वी को जल ग्रह या नीले ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जल की मात्रा अधिक है, जल ग्रह या नीला ग्रह भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके पश्चात पृथ्वी पर जल महासागरों, सागरों, झीलों, नदियों आदि में पाया जाता है। तो पृथ्वी पर जो जल है वो जल किस रूप में हमें मिलता है, महासागरों के रूप में, सागरों के रूप में, झीलों, नदियों आदि के मुख्य स्रोत यहाँ पाए जाते हैं। महासागरों का जल खारा होता है। अब देखिए इस काफ़ी कुछ स्पष्ट हुआ होगा, और इस चित्र में आपको चारों मंडल के बारे में बता दिया। नंबर 1 स्थल मंडल, पृथ्वी का ऊपरी भाग जो कि ठोस है, मृदा युक्त है। नंबर 2 वायुमंडल, जिसमें गैसें हैं, जलवाष्प हैं, धूल के कण हैं। और नंबर 3 पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल। और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये जैवमंडल। इस जैवमंडल में क्या क्या आ गया, इस जैवमंडल में मनुष्य भी आता है, वनस्पति भी आती है, और जीव जंतु भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस स्थल मंडल तीनों सौर परिवार में केवल पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। इन तीनों मंडलों के मिलने के कारण ही पृथ्वी के चौथे परिमंडल के रूप में जीवमंडल की उत्पत्ति हुई है, जहाँ जीव जंतु का अस्तित्व पाया जाता है। जीवमंडल में ही जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य रहते हैं। ठीक है, तो जीवमंडल में कौन कौन शामिल है, जीवमंडल में आपको जीव जंतु भी मिलेंगे, पेड़ पौधे भी मिलेंगे, और मनुष्य यहाँ निवास करता है। इन तीनों को मिलाकर क्या निर्माण होता है, जीवमंडल का। किसका निर्माण होता है दोस्तों, जीवमंडल का निर्माण हो जाता है। अब तक ब्रह्मांड की ज्ञात जानकारी के अनुसार केवल पृथ्वी पर ही क्या है, जीवन संभव स्थिति देखने को मिलती है, अन्यथा हमें और कहीं भी ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती। नेक्स्ट है उपग्रह, सैटेलाइट। जिस तरह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह से सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है, जो कि क्या है, चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा, किंतु कुछ अन्य ग्रहों के एक से अधिक उपग्रह देखने को मिलते हैं। शनि और बृहस्पति के कई उपग्रह हैं, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ग्रहों की भांति उपग्रहों से भी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, यानी ग्रहों की भांति जो उपग्रह होते हैं उनमें भी किसी प्रकार का प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती। इन्हें सूर्य से ताप और प्रकाश मिलता है। अनेक उपग्रह चंद्रमा से भी बड़े हैं, जैसे शनि का टाइटन, बृहस्पति का गैनीमीड और कैलिस्टो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने उपग्रह की भी चर्चा कर ली। तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है, आपको ध्यान रखना है, प्रश्न में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, और चंद्रमा जो उपग्रह है इससे भी बहुत बड़े बड़े उपग्रह आपको अन्य ग्रहों के मिल सकते हैं, जबकि शनि और बृहस्पति के अनेक उपग्रह हमें देखने को मिलते हैं। जब बड़ी कक्षा में हम पढ़ते हैं तो इसे हम विस्तृत अध्ययन इसका हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया उपग्रह। यहाँ आपको एक इमेज दिया है, इस इमेज में आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। जैसे इस इमेज में आपको मिलेगा ये बुध ग्रह, ये शुक्र। ठीक है, इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है, ये ग्रह है लेकिन इनका कोई उपग्रह नहीं है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा देखिए पृथ्वी
और पृथ्वी का एक उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा। उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ मंगल ग्रह, इसके 2 है, फोबोस और डिमोस, ये 2 इसके उपग्रह हैं। इसी तरह से ये क्षुद्र ग्रह की पेटी है, ये क्षुद्र ग्रह की पेटी हम पहले भी चर्चा करके आ चुके हैं। ठीक है, बृहस्पति के अनेक हैं, अभी भी रिसर्च जारी है। इसी तरह से शनि है, अरुण है और वरुण है, तो इनके उपग्रह आपको अधिक देखने को मिलते हैं। जबकि पृथ्वी का केवल एकमात्र सैटेलाइट उपग्रह है और वो कौन सा है, चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, तो ये इमेज आपको ध्यान रखनी है, आपसे पृथ्वी के बारे में पूछा जाएगा। चंद्रमा की बात करते हैं। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी गोलाकार आकाशीय पिंड चंद्रमा है। आधुनिक खगोल शास्त्रियों के अनुसार वहाँ जल एवं वायु का अभाव है, यानी वहाँ जल भी नहीं है और वायु भी नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। हमारी पृथ्वी के धरातल एवं चंद्रमा के धरातल में कुछ असमानताएं पाई जाती है। चंद्रमा का धरातल पृथ्वी के धरातल की तरह ऊबड़ खाबड़ है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग 81 गुना बड़ी है, तो इसका मतलब हमारा जो चंद्रमा है वो 81 गुना पृथ्वी से छोटा है। अब चंद्रमा की कुछ कलाएं हैं जो कि आपको इस चित्र के माध्यम से बता रखी है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की आकृति लगभग गोलाकार है। दोनों ही सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, इस कारण दोनों के आधे भाग पर प्रकाश रहता है और आधे भाग पर अंधेरा रहता है। सूर्य से प्रकाश प्राप्त किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, उसे हम चांदनी कहते हैं। महीने में एक बार ही चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है, इसे भारत में पूर्णिमा कहते हैं। इसी तरह महीने में एक बार चंद्रमा का जो एक भाग होता है वो हमें दिखाई देता है। अब देखिए दोस्तों, इस डायग्राम में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा और इस डायग्राम में आप ये समझ पाएंगे कि जो चंद्रमा है उस चंद्रमा की कलाएं किस किस प्रकार से आगे की ओर विस्तारित होती है, उसकी हम चर्चा यहाँ करेंगे। देखिए दोस्तों, ये तो है पृथ्वी, मध्य में क्या है, पृथ्वी है और इसके चारों ओर इस तरह से जो परिक्रमण कर रहा है वो कौन है, चंद्रमा। कौन है दोस्तों, चंद्रमा। और एक तरफ क्या है, सूर्य की किरणें, एक तरफ क्या है, देखिए सूर्य की किरणें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ये जो स्थान होता है ये पूर्णिमा, ये स्थान क्या कहलाता है, पूर्णिमा। लेकिन ये स्थान क्या कहलाता है, अमावस्या। ये स्थान क्या कहलाता है, अमावस्या। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अमावस्या से धीरे धीरे बढ़ता हुआ अर्धचंद्र, ठीक है, यहाँ हाफ हो जाता है, यहाँ लगभग 3/4 जो स्पष्ट दिखाई देता है और उसके बाद पूर्णिमा को ये पूरा स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद वापस घटता हुआ उभार देखने को मिलेगा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा, यहाँ घटता हुआ 3/4 और हो जाएगा और लास्ट में अमावस्या तक आते बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, मतलब पूरा ब्लैक हो जाएगा, दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति कब होती, जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बिल्कुल इस तरह से पैरेलल हो। पूर्णिमा की स्थिति कब होती है, जब ये पृथ्वी के इस तरफ हो, क्योंकि पृथ्वी पर जो प्रकाश है उस प्रकाश के माध्यम से चंद्रमा को प्रकाश मिलता है। ठीक है, और जब अमावस्या की स्थिति कब होती है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो फिर स्पष्ट रूप से क्या है, रोशनी नहीं मिलती, इसलिए वो अमावस्या होती है। इसका मतलब वहाँ पर चंद्रमा जो है पूरा ब्लैक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसको समझ लिया है, डायग्राम को भी। अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, उसे क्या कहते हैं, अमावस्या। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का यह प्रकाशित भाग घटता जाता है एवं अमावस्या से पूर्णिमा तक ये भाग बढ़ता जाता है। चंद्रमा की इन घटती बढ़ती आकृतियों को ही चंद्रकलाएं कहा जाता है। भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। देखिए, पखवाड़े का मतलब क्या होता है, 15 दिन का, यानी महीने में यदि हम 30 दिन के हिसाब से चले तो 30 दिन का हाफ कितना हो गया, 15 दिन। 15 दिन जो है, तो 15 दिन क्या हो, कौन से पक्ष होंगे, शुक्ल पक्ष। कौन से, शुक्ल पक्ष। इसका मतलब बढ़ते चांद के अकॉर्डिंग शुक्ल पक्ष, और घटते चांद के अनुसार क्या होंगे, कृष्ण पक्ष। घटते चांद के अनुसार क्या होंगे, कृष्ण पक्ष। ठीक है दोस्तों, ये अभी अपने डायग्राम में देखा था, चंद्रमा का बढ़ता हुआ पक्ष और चंद्रमा का घटता हुआ पक्ष। ठीक है, तो बढ़ते हुए पक्ष को तो कहेंगे शुक्ल पक्ष, क्या कहेंगे, शुक्ल पक्ष, और घटते हुए चांद को क्या कहेंगे हम, कृष्ण पक्ष। और ये 15-15 दिन के होते हैं। कितने कितने दिन के होते हैं, 15-15 दिन के होते हैं। 15 दिन के कृष्ण पक्ष, 15 दिन का शुक्ल पक्ष,
शुक्ल पक्ष के बाद आती है पूर्णिमा, 15वें दिन पूर्णिमा आएगी और उसके बाद फिर घटते हुए चांद के अनुसार कृष्ण पक्ष शुरू होता है और कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन यानी 15वां दिन जो होगा वो होगा अमावस्या। फिर वापस बढ़ते हुए चांद में आ जाएंगे, बढ़ते हुए चांद में यानी शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा और इस प्रकार से ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो 15 दिन में पूर्णिमा और 15 दिन में अमावस्या में देखने को मिलती है। चंद्रमा में दिन के समय बहुत अधिक गर्मी और रात्रि में बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, इसलिए वहाँ का वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन एवं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। यानी चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में तो 29 दिन लगते हैं, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा करने में इसको कितने, पृथ्वी में परिक्रमा करने में इसको 27 दिन लगते हैं। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्यक छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये पिंड कैसे होते हैं, छोटे पिंड होते हैं या अवान्तर ग्रह कहते हैं। इनके निर्माण ग्रहों के बाद बचे मलबे से हुआ है। सेरेस इसका प्रमुख उदाहरण है। तो सेरेस इस प्रकार का क्या है, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स हैं, क्योंकि जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो ग्रहों का निर्माण होने से जो टूटा हुआ पदार्थ था वो भी अंतरिक्ष में इस तरह से विचरण करना प्रारंभ कर दिया और अंतरिक्ष में विचरण करने का प्रारंभ होने से इन्हें हमने एक नाम दिया और नाम क्या दिया, क्षुद्र ग्रह। उसके बाद है उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होती है, मीटेरोइड्स के होते हैं। उल्काएं धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह से टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर चले आते हैं। मार्ग में वायुमंडल से घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वायुमंडल में घर्षण के समय ये चमकीली रेखा के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम टूटते तारा कहते हैं। हम कहते हैं ना कि टूटता हुआ तारा हमें नज़र आ रहा है, एक्चुअल में ये उल्कापिंड होती है जो धरती तक आती है। लेकिन वायुमंडल में जो परतें आप पढ़ेंगे आगे चलकर कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, इस तरह से जो मंडल होते हैं जब ये निकट आते हैं तो घर्षण अधिक हो जाने के कारण ये जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है एक रेखा के रूप में कि कुछ टूटता हुआ कोई प्रतीत या रोशनी जैसी कोई प्रतीत, तो हम उसको कहते हैं टूटता हुआ तारा। कुछ उल्काएं बड़ी होने के कारण पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाती तथा पिंडों के रूप में वो पृथ्वी से टकरा जाती है। इसी स्थिति में उन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। इससे पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं। जैसे आपको एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में आप देखेंगे कि अमेरिका के एरिजोना प्रांत में उल्कापिंड गिरने से बना गड्ढा। तो बहुत बड़ी तेज मात्रा में जब ये गिरते हैं तो इस तरह से गड्ढे बना देते हैं पृथ्वी की सतह पर। तो जब कभी ये पृथ्वी तक आ जाते हैं तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, इस तरह से गड्ढे बना देते हैं। अब देखिए कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, इनको हम करने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपके जवाब होंगे 8। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका जवाब होगा बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, अब सुमेलित करना है। अब सुमेलित कैसे करेंगे? देखिए सबसे छोटा ग्रह पृथ्वी का उपग्रह। सबसे पहले देखो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा? चंद्रमा। ठीक है, ये इससे मैच हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह बुध। ठीक है, जीवंत ग्रह। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न करना है, ये आपको देख लेना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। चलिए, तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स का अध्ययन हमने कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। ग्लोब एक अच्छा टॉपिक है, ग्लोब, तो ग्लोब की हम चर्चा करेंगे। तो जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।